नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और डेली हम लोग 2 प्रश्न देखते हैं और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और आंसर राइटिंग आपको अंततः करना ही पड़ेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर राइटिंग डेली का डेली करते रहिए, ठीक है। आप कहीं से भी करते हैं, किसी भी चैनल से करते हैं, किसी भी ग्रुप से करते हैं, इससे मैटर ये नहीं करता। फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। आप मेरी बस एक बात मान लीजिए, कोई भी बात मत मानिए, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मत ज्वाइन करिए, मेरा कुछ भी ज्वाइन मत करिए, मेरा वीडियो ही मत देखिए, लेकिन आप मेरी एक बात प्लीज़ आप लोग मान लीजिए कि सभी लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं आज की डेट में, आप जैसे आज की डेट में जो भी आपने पढ़ा आप उसको लिखिए। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि पढ़ने उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखने पे सबसे ज़्यादा आपको जोर देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं से भी लिखिए, किसी भी चैनल से लिखिए, कहीं से कुछ भी करिए, लेकिन अंततः आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ कि आप कम से कम आप अपने प्रति ईमानदार रहें और आंसर राइटिंग डेली करते रहें। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितना आप कर सकते हैं। अगर मैं मेरे से पूछें कि मैं कितना करना चाहूँगा, अगर मुझे मेंस को निकालना है तो मिनिमम 8 से 10 प्रश्न मैं डेली लिखता, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि आप लोगों को मिनिमम 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप लोगों को डेली प्रश्न लिखने ही चाहिए। आप पढ़िए कम लेकिन लिखिए ज़्यादा, ठीक है। तो लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग डेली की डेली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग एग्ज़ाम इस बार नहीं भी दे रहे हैं उन लोगों से भी मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम देना हो, कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो जाए। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीपीसीएस का दे रहे हैं या अदर स्टेट लेवल दे रहे हैं, आप पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करती। और जो ये लेखन शैली है, अगर ये लेखन शैली हो गई तो मेंस आपका तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों जीएस का ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोगों की इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे कहने पे जिन लोगों को लगता है कि हाँ आप अपने प्रति ईमानदार हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल देख सकते हैं। डिफेंस ऑप्शनल भी चल रहा है तो उसको भी देख सकते हैं। जिन लोगों का डिफेंस ऑप्शनल है, रक्षा अध्ययन ऑप्शनल वैकल्पिक सब्जेक्ट है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, जीएस थर्ड पेपर का यह प्रश्न है और प्रश्न संख्या 123 है और 250 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो लिखना है वो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये पैराग्राफ में लिखना है और 2 पैराग्राफ में आप लोगों का एक जुड़ाव होना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इनमें अगर एक एक आप कोटेशन डाल देते हैं या जो भी प्रश्न में पूछा गया उससे संबंधित कोई विचारक की लाइन या मूवी के गीत के बोल या 2-4 लाइनें कहीं से भी आपको याद आती हैं तो उसका प्रयोग करते रहें। धीरे धीरे जब आप प्रयोग करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे वह लेखन क्षमता विकसित होगी, ठीक है। और जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड को आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपने प्रश्न लिखा है, लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोगों को सेंड करना है और दूसरे के उत्तरों को देखना भी है। तो प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है, सस्यन तंत्र में धान एवं गेहूं की गिरती हुई उपज के लिए क्या क्या मुख्य कारण हैं और फसलों के उपज के स्थिरीकरण में सस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार होता है। सस्यन तंत्र क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जो सस्य विविधीकरण का क्या मतलब है, जो आपकी फसल विविधता होती है, ठीक है, कि कई फसलों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग फसलों को, छोटी छोटी फसलों को बोया जाए, ठीक है। तो फसल विविधीकरण जो होता है वो किस प्रकार मददगार साबित होता है। तो अब आपको बताना है कि सस्यन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती हुई उपज के लिए क्या मुख्य कारण है। सबसे पहले तो कारण बताने हैं। फसलों की उपज के स्थिरीकरण में
जैसे जो चीज़ें गिर रही हैं उसको स्थिर करने में जो शस्य विविधीकरण है या जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है उसको रोटेशन प्रणाली में यूज़ करते हुए किस तरीके से यह मददगार साबित होगा। 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फसलों में बात करते हैं गेहूं और धान की स्थिति के बारे में देखते हैं कि जो हमारा गेहूं और धान की जो की जाती है, इसकी फसल जो की जाती है वो आपका सिंधु और गंगा के क्षेत्र में की जाती है और आज़ादी के बाद से इन चीज़ों में थोड़ा सा गिरावट रही। लेकिन 1960 के बाद में 1960 के दशक में 1966 में जब हरित क्रांति को आरंभ किया गया था तो उस समय हरित क्रांति में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। उन्नत प्रकार के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और इन सब चीज़ों में इनका उपयोग किया गया। उपयोग करने के बाद जो हमारे धान और गेहूं की उत्पादकता है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। लेकिन हुआ क्या, 1990 आते आते हुआ क्या कि जिस समय हम कीटनाशक और जो कीटनाशक उर्वरक अधिक मात्रा में अधिक उपज के लालच में हम लोग जब यूज़ करने लगे तो जब इन चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा, ठीक है, तो लोगों के ऊपर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि जो उर्वरक थे उसने क्या किया कि जो उत्पादकता थी, जो फसल उत्पादकता थी गेहूं और धान की, तो उसमें भी कमी लाने लगी। तो इसी चीज़ के बारे में आपको बताना है, इसी का उत्तर भी देना है कि इसके क्या कारण थे, ठीक है। और क्या है कि जो फसलें आई जैसे गेहूं और धान, इसमें तो कुछ सालों तक अभूतपूर्व प्रगति हुई लेकिन धीरे धीरे इनकी उत्पादकता में भी वृद्धि नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं और धान के उपज में कमी के कारण। वो कारण क्या थे कि गेहूं के और धान की उपज तो उस समय बहुत अच्छी हुई 1966 के बाद, लेकिन उसके बाद में इसमें कमी क्यों आने लगी, इसके कारणों को अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जैसे देखिए हमारे यहाँ हमारे देश में जो हरित क्रांति के दौरान या उसके बाद वर्तमान में भी जो रसायनों का प्रयोग है वो अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगा, जिससे हुआ क्या कि जो खेती की उर्वरता है उसमें कमी आई, उत्पादकता में कमी आने लगी, लोगों के ऊपर स्वास्थ्य का प्रभाव भी गलत तरीके से पड़ने लगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही थी कि उत्पादकता में कमी आने लगी, ठीक है। लोगों के लालच आने लगा कि नहीं अभी इतने कुंटल होता है तो हम अगली बार ज़्यादा खाद डालेंगे, ज़्यादा उर्वरक डालेंगे, तो क्या होगा, हमें उत्पादकता ज़्यादा मिलेगी, जो हमारी उपज होगी, जो उपज है उसकी हमें अधिक मात्रा मिलेगी, इसी के लालच में। और क्या हुआ कि अनियंत्रित सिंचाई होने लगी तो हुआ क्या कि वहाँ पर एक प्रदूषण की समस्या होने लगी और दूसरा एक भूजल स्तर भी नीचे होने लगा, ये सबसे बड़ी समस्या पैदा करने लगी। और हुआ क्या कि जब पानी की समस्या होने लगेगी, वहाँ पे अगर वाटर लेवल कम होने लगा तो भाई धान और गेहूं के लिए पानी तो चाहिए और धान तो मुख्यतः पानी की ही फसल है और उसके लिए पानी की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर अनियंत्रित सिंचाई जो हुई उसने क्या किया, कई तरीके की समस्याओं को पैदा किया। और जब पानी ही समय पर नहीं मिला, वर्तमान में बहुत से ऐसे भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम होने लगी तो यहाँ पे फसल की उत्पादकता या उपज भी बहुत ज़्यादा कम होने लगी। और क्या हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ फसलों को वरीयता दी जाने लगी कि जैसे धान, गेहूं, चावल, ठीक है, और अन्य जो बाजार रूपी फसलें हैं, ठीक है, जो नगदी फसलें हैं उन पे पैसा अच्छा मिलता था, तो लोग क्या करने लगे, एक शिफ्टिंग होने लगी लोगों की कि नहीं अब हम ये इन चीज़ों को नहीं उगाएंगे, दूसरी चीज़ों को उगाएंगे। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वह उसमें वरीयता होने लगी और इससे क्या हुआ कि फसल चक्र में जो फसल चक्र चल रहा था वो नष्ट हो गया, ठीक है। तो जब फसल चक्र नष्ट हो गया तो अंततः हुआ क्या कि धान और गेहूं की उपज में कमी आने लगी। और क्या हुआ कि मानसून की, देखिए हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
और आप लोग भी जानते हैं कि मानसून की अनिश्चितता हमारे यहाँ, कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी कभी बारिश भी नहीं होती, सूखा पड़ जाता है कई कई क्षेत्रों में। तो ये क्या है, ये असमान, जो मानसून का असमान वितरण है जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के कारण, भूमंडलीकरण के कारण, तो ये क्या है, ये इसने क्या किया, ये धान और गेहूं की उपज में कमी के ये मुख्य कारण बनने लगे। जो भाई सीधी सी बात है कि अगर पानी ही समय पर नहीं गिरा, बाद में जब दूसरी फसल के समय गिरा तो उस समय वो फसल ही नष्ट हो गई, तो भाई जो हमारी फसलें थी उनकी उत्पादकता भी कम होने लगी। और क्या हुआ कि जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, धारणी कृषि, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी और सरकार ने भी अच्छी तरीके से इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया कि हमें कार्बनिक खेती को भी बढ़ावा नहीं दिया गया। तो ये जो धारणी कृषि थी, इसको जो हमारे किसान थे हमारे देश के, तो उनको भी ये जानकारी नहीं हुई और उनके इस जानकारी का अभाव रहा, जिससे क्या हुआ कि जो धान और गेहूं की उत्पादकता है उसमें कमी आने लगी। और क्या हुआ कि जैसे जो हमारे यहाँ नाइट्रोजनी उर्वरक हैं, तो उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। और होने से हुआ क्या कि जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक, यूरिया खाद और ये सारी चीज़ें, उर्वरक जो थे अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने लगे, और नम वातावरण में क्या हो गया कि यही फसलों पर कीट और रोग लगने लगे, तो जिससे क्या हुआ, फसल नष्ट होने लगी। फसल नष्ट होने लगी तो जो उपज थी, फसल थी उसकी उपज भी कम होने लगी, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी होने लगी। और क्या कारण हुआ कि हमारे यहाँ फसल चक्र, सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसे जिस चीज़ की हमारे पास उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उपज हमें पता है कि धान और गेहूँ अच्छी तरीके से उगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दालों की जो फसल है उसको हटा देंगे। ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे ना कि हम सोचेंगे चलो यार ये दो ही फसलों को हम लोग उगाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक फसल चक्र भी, जो क्रॉप रोटेशन था वो भी एक ख़त्म होने लगा। और क्या हुआ कि जो उत्पादकता थी वो भी, उर्वरता थी, ज़मीन की जो भूमि थी, भूमि की उर्वरता में भी कमी आने लगी, जिससे उपज में कमी आई। ठीक है, और उत्पादकता में तो कमी आई आई। तो ये सबसे बड़े मुख्य कारण थे जो धान और गेहूं में कमी का कारण माने जाते हैं उपज का। तो अब देखिए, भूमि का दोहन भी बहुत अत्यधिक तरीके से किया गया, कि जैसे कहते भी हैं कि जो किसान लोग हैं, इस बार जैसे मान लीजिए 10 कुंटल हुआ, तो अगली बार वो सोचते हैं कि नहीं इस पर 15 कुंटल हो। तो आप देखिए, जो हमारी भूमि है हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन वो कभी हमारे लालच को नहीं पूरा कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो लोग किसानी कर रहे थे वो अत्यधिक एक आकांक्षा बढ़ गई कि अब हमें और ज़्यादा इन चीज़ों को लेना है। ठीक है, उनके अंदर इतनी इच्छा आ गई कि अभी और हमें उपज चाहिए और चाहिए। तो ये जो भावना थी, यह धान और गेहूं और जो भूमि की उर्वरता थी और भूमि का जो एक फसल चक्र था, उन सब चीज़ों को नष्ट धीरे धीरे करने लगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे जो हमारे यहाँ उपज है, ठीक है, जो फसलें उगाई जाती हैं, वो उपज में स्थिरीकरण कैसे किया जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए कि कमी ना आए। ठीक है, और इसमें शस्य विविधता का क्या, किस प्रकार सहायक है, तो अब हम इस चीज़ों को देखेंगे, उपायों को देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से जो फसल विविधता है वह लाभदायी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि शस्य विविधता जो है कार्बनिक पदार्थ का संग्रहण करती है, जो कार्बनिक तत्व होते हैं उनका संग्रहण करती है, और कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो कार्बनिक खेती की जाती है उसमें मिट्टी के पोषक तत्वों का भी संतुलन बना रहता है, जो जितनी मात्रा में है। और फसल चक्र से क्या होता है कि एक कार्बनिक चीज़ों का समावेश होता है, ठीक है, जो एक प्राकृतिक रूप से होती हैं। फसल विविधता, आपको पहले के ज़माने में जो लोग खेती करते थे, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं से सुना होगा कि उस समय इतनी बीज और जो उर्वरक कीटनाशक हैं इतने प्रयोग नहीं किए जाते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हमें कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और क्या है कि मिट्टी का जो क्षरण हो रहा है, ठीक है, उसको भी रोकने में सहायक होता है कौन, ये फसल विविधता। ठीक है, कि इस बार हमने गन्ने की करी, फिर उसके बाद धान की करी, धान के बाद हम अगला गेहूं की कर रहे हैं, गेहूं के बाद मटर की कर रहे हैं, मटर के बाद दालों की कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक क्रॉप रोटेशन जो था
ये अगर नहीं हुआ, भाई लोगों को ये लगा धान गेहूं ही करते हैं और इन्हीं को करते रहें, तो इसने क्या किया, भाई अन्य फसलों को आपने उगाया नहीं और जो उगा रहे थे उसकी भी उपज में कमी आने लगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई। तो शस्य विविधता किस प्रकार सहायक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और क्या है कि जो नाइट्रोजनी चक्र है उसको बनाए रखना है। अगर आप नाइट्रोजनी चक्र को, नाइट्रोजन चक्र जो होता है उसको अगर बनाए रखते हैं तो खरपतवार की भी मात्रा कम होगी, उसमें रोग भी कम लगेंगे और रोगों पर नियंत्रण भी होगा। ठीक है। और शस्य विविधता, जो हमारी फसल विविधता है, जो क्रॉपिंग सिस्टम है या क्रॉपिंग रोटेशन सिस्टम है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से अडॉप्ट करना होगा। किसानों में जागरूकता फैलानी होगी कि नहीं, इस तरीके से इन चीज़ों को आप लोगों को करना है और आप इन चीज़ों को करिए तो यही फसल विविधता आपके उर्वरकों के उपयोग में भी कमी लाएगी। जो कीटनाशक आप उपयोग करते हैं उनको उपयोग नहीं करना पड़ेगा, या कम करना भी पड़ेगा तो बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं। अब कुछ पॉइंट्स अगर आपको भी रेलेवेंट लगते हैं, कुछ डेटा रेलेवेंट लगता है, तो आप लोग यहाँ डाल सकते हैं, कुछ डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं, जिससे कम बातों में या एक कहते हैं ना कीवर्ड के माध्यम से आप कई बातों को एक बात से बोल देते हैं, तो वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होता है। और इस चीज़ में आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अच्छा सा उत्तर लिखिए। लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग सेंड कर दीजिए। और मैं पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उस पर मैं आप लोगों को प्रश्न देता हूँ। ठीक है। जो भी उत्तर मेरे पास आते हैं तो मैं सभी के सभी पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उस पर मैं सभी लोगों को सेंड कर देता हूँ। आप लोग वहाँ से सभी के उत्तर देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीएस 4 पेपर का यह प्रश्न है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 124 है और 150 शब्दों में, ध्यान रखिएगा 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए शब्द सीमा का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि शब्द सीमा अगर ज़्यादा हो गई तो इरिटेशन होने लगती है एग्जामिनर को लगता है क्या ये मुझे बेवकूफ़ बनाने लगा। मैंने तो आपसे बोला था कि आप 150 शब्द में लिखिए। 150 शब्द से आप, ऐसा नहीं है कि 150 एग्जैक्टली आपके 150 शब्द ही होने चाहिए। आप 150 से 160 तक जा सकते हैं और इधर कम करके 140 तक आ सकते हैं। ठीक है। 10 वर्ड का आप ऊपर नीचे प्लस माइनस देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब आपसे बोला गया है 150 वर्ड में, आप लिख रहे हैं 200 वर्ड में, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। 2 पैराग्राफ में जुड़ाव होना चाहिए और कीवर्ड को हाईलाइट करिए। पॉइंट या जो पॉइंट डालते हैं आप ये न डालिए, हेडिंग नहीं डालनी है आपको। जो पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं वो आपका सबसे बढ़िया उत्तर माना जाता है। ठीक है। चीज़ों को आपको बताना है, एनालिसिस करनी है। ठीक है। और जो चीज़ें पूछी गई हैं, जितनी मात्रा में पूछी गई हैं उतनी ही मात्रा में आप लोगों को बतानी है। तो प्रश्न को देखते हैं। सिविल सेवकों के समक्ष नैतिकता से संबंधित वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो इनकी विवेचना करनी है। ठीक है। जो सिविल सेवक हैं, अब जैसे आप आज की डेट में एक आईएएस अधिकारी बन गए, कहीं के जिले के डीएम बन गए, तो अब आपको बताना, या कहीं किसी डिपार्टमेंट में या मंत्रालय में सचिव बन गए, तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि एक जो सिविल सेवक है उसके समक्ष कौन कौन सी चीज़ें या समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और कुछ थोड़ी उपाय भी अपनी तरफ से बता देने हैं, क्योंकि समस्याएं अगर गिनाते हैं तो उसमें आपको उपाय भी बताने होंगे। ठीक है। उपायों को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मली इन्हीं के अपोजिट जाके आप लोग बता सकते हैं उपाय। ठीक है। तो देखते हैं सिविल सेवकों के समक्ष उत्पन्न कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले बात यही होती है कि सिविल सेवकों में कि एक अहम की भावना आती है कि नहीं, मैं एक अधिकारी हूँ। नहीं, आप सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। ठीक है। कोई भी हो, एक नेता भी होता है तो वो भी जनता का ही सेवक है, लेकिन होता क्या है कि उसके पास अधिकार होते हैं तो वो लोगों को डरा कर रखता है।
नहीं, मैं अधिकारी हूँ। और क्या होता है कि जो उसको अधिकार दिए गए होते हैं, जो शक्तियाँ दी गई होती हैं, उनका वह दुरुपयोग करने लगता है, अपने आस पड़ोसी या किसी जानने वाले को उसको फ़ायदा पहुँचाता है, नैतिकता के साथ में काम नहीं करता। और अगला पॉइंट क्या है कि जवाबदेही की कमी, यह बहुत बड़ी समस्या है। जैसे सिविल सेवक होता है, सिविल सेवक के अंदर एक जवाबदेही की कमी सबसे ज़्यादा पाई गई है कि अपने कामों के प्रति वह जवाबदेह नहीं होता है। जो भी काम करता है, नहीं हमने नहीं किया, ये चीज़ हम करेंगे ही नहीं, टाइम निकाल के कोई जो ऑफिस टाइम है उस टाइम में कोई और कार्य करता है जाके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है जवाबदेही की, कि जो सिविल सेवक होते हैं अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। आखिर हुआ तो यह कार्य क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो गलत हुआ तो कैसे हुआ, आप अपना पक्ष रखिए। और क्या है अगला पॉइंट कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सिविल सेवकों के मध्य जो उत्पन्न चुनौतियां हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप का अर्थ यही है कि जैसे एक कोई एसडीएम है या डीएम है, तो उसको आदेश ऊपर से आते हैं, शासन से आते हैं। शासन में बैठा कोई मंत्री या नेता, बहुत बड़ा नेता बोलता है नहीं आप इस केस को ऐसे ऐसे करिए, या इस पट्टे को आपको इस व्यक्ति को देना है, या इस चीज़ को आपको इस तरीके से डील करना है, आपको अगर कोई कार्य करवाना है तो आप जो पर्टिकुलर ये वाली आबादी है या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की आबादी है, इसको वंचित रखना है। तो वो लोग उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप सिविल सेवकों के मध्य बहुत ही ज़्यादा, उनके साथ में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत हो रहा है। और होने का रीज़न भी होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे और आपको ऐसे डिपार्टमेंट में पहुंचा देंगे कि जहां पे कुछ भी नहीं होगा, आप बैठे रहिए, फाइलें और साइन करते रहिए। तो यह राजनीतिक हस्तक्षेप है। कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं जो राजनीति के लोग हैं उनके द्वारा। तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप सिविल सेवकों के मध्य बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। और क्या होता है सिविल सेवकों के मध्य कि उनके समक्ष ये भी होता है कि जैसे आप गांव हो या शहर हो, किसी में भी हो, तो अगर आप कहीं के डीएम बन जाते हैं तो वहाँ पर आपके जो चाचा भतीजे, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा होने लगता है कि अब मेरे भैया आईएएस अधिकारी हो गए हैं, पीएसएस अधिकारी हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं उनसे कुछ काम निकलवा लें चल के। तो ये भी उनके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। ठीक है। और अगला क्या है कि सत्यनिष्ठा का अभाव वर्तमान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सत्यनिष्ठा तो बहुत कुछ ही लोगों में अब बची है, जो सिविल सेवक हैं या नेता हैं। कुछ ही लोगों, नेताओं में तो बिल्कुल भी नहीं बची है, बस सिविल सेवक हैं। जो सिविल सेवा की जो मशीनरी है उसी के कारण हमारा देश वर्तमान में चल रहा है। नहीं तो नेताओं की प्रकृति और प्रवृत्ति या मनोवृत्ति किस तरीके की हो गई है, कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो या नेता हो, उसके आप वक्तव्यों से समझ सकते हैं कि उसकी मनस्थिति क्या है, वो क्या चाहता है, किस आधार पर चीज़ों को वो देख रहा है और लोगों को आपस में लड़वा रहा है। ठीक है। किसी भी पार्टी में किसी पार्टी को नहीं मानता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है कि भ्रष्टाचार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में विलंब होता है। कि जैसे अगर कोई सिविल सेवक है, अगर उसने कोई भ्रष्टाचार किया या किसी अधिकारी कोई केस में फंसा, तो उसमें उसको सज़ा में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इससे क्या है, न्याय भी प्रभावित हो जाता है। उसको भी लगता है यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, वकीलों का हमारे यहाँ बिल्कुल दबदबा है ही, हम अपने तरफ में फेवर में करवा के केस को अपने अंडर करा लेंगे और झूठे गवाह प्रस्तुत करके हम केस से निकल आएंगे। ठीक है। तो ये सिविल सेवकों के अंदर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, इनके समक्ष चुनौतियां हैं बहुत ही ज़्यादा। चाहे सत्यनिष्ठा हो या जो उनके खिलाफ केस किए जाते हैं तो उसमें कार्रवाई या जांच में भी देरी की जाती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सिविल अधिकारी है, ठीक है, और वह भ्रष्टाचार कर रहा है और उसी के अंडर में अधीनस्थ में एक कोई छोटा सा अधिकारी या जो काम करने वाला व्यक्ति है ऑफिस में, वो अपने ऑफिस की चीज़ों को बताना चाहता है, जिसको विशल ब्लोइंग कहा जाता है। तो एक विशल ब्लोअर जो अपने संगठन की चीज़ों को बाहर सार्वजनिक रूप से बताता है, तो उसकी कोई हमारे देश में सुरक्षा नहीं है। कोई अधिकारी ही हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो उसकी सुरक्षा नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए हैं, विसल ब्लोअर एक्ट भी आया है, लेकिन हमें बात यहाँ जो पूछा गया है हमें उसी पे बात करेंगे।
ठीक है। तो उनको भी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। बहुत से लोग बताते भी हैं कि लेकिन उनको मार दिया जाता है। और क्या है कि नैतिक संहिता का क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता। तो देखिए, नैतिक संहिताएं हमारे यहाँ बहुत बनाई गई हैं, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है और बाकी नैतिक संहिता है, तो ये संहिताएं बनी हुई हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता, उनको लागू ठीक से नहीं किया जाता। जब लागू ही ठीक से नहीं होगा, उनको डर ही नहीं होगा। जो सिविल सेवक हैं उनको कभी डर नहीं होगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। गलत करने पर उनको कोई पछतावा नहीं होगा। उनको पता है कि ये सब आचरण की बातें हैं, हम सीखें या ना सीखें, हम तो जॉब में हैं ही। हमारी जॉब की सुरक्षा है, वो तो है ही, उसको जॉब जाने का डर भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार से संविधान या कानून का डर है। वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करता रहता है। और क्या है कि जो सिविल सेवक हैं उनके अंदर एक पारदर्शिता नहीं है। हमारे यहाँ आरटीआई कानून आया है, सूचना का अधिकार आया है, लेकिन अभी भी गोपनीय संस्कृति सिविल सेवकों के मध्य बहुत ही ज़्यादा है। तो पारदर्शिता न होना, वो वजहें बहुत सारी हैं कि ऊपर से प्रेशर पड़ता है कि नहीं, आप डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप ही अगर सार्वजनिक करेंगे चीज़ों को तो ये आपकी चीज़ें नहीं हैं। और जो आचरण नियमावली है जो सिविल सेवकों की, तो उसमें भी बताया गया है कि आप जो चीज़ें हैं, जैसे विभाग की जो चीज़ें हैं, उनको आप सार्वजनिक नहीं करेंगे अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाती हैं तो। और राष्ट्रीय सुरक्षा के हानि के नाम पर वो अपनी चीज़ों को बताते ही नहीं हैं। जब उनको आरटीआई के माध्यम से कोई चीज़ें पूछी जाती हैं, तब वो लोग बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से गईं। ठीक है। तो हमारे यहाँ देश में सिविल सेवकों के समक्ष पारदर्शिता का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है। और क्या है कि आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता का अभाव। जैसे जो हमारे सिविल सेवक होते हैं तो उनके अंदर ये भावनाएं नहीं होती। जैसे आम आदमी है तो उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। वो लगता है अच्छा गरीब इंसान है, चलो ठीक है, छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चल के अपना काम करते हैं, ये लोग तो ऐसे ही गरीब लोग हैं, अपना चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो वो किसी भी उनकी कार्य या बात के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों में नहीं होती, कुछ लोगों में जो अच्छे लोग हैं आज भी संवेदना है, आज भी वो जनता के प्रति भलाई के लिए कार्य करते हैं और बहुत सारे लोग हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जनरलाइज बात की जा रही है। ठीक है। और क्या है कि जो सिविल सेवक होते हैं उनके अंदर एक प्रतिबद्धता का भी अभाव होता है। ठीक है, कि वह प्रतिबद्ध होकर कार्यों को निष्पादित नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या है कि दोष सिद्ध नहीं होता और इनको दंड नहीं मिलता। जैसे सिविल सेवक होते हैं तो सिविल एसोसिएशन भी बना हुआ है सिविल सेवकों का। ठीक है, सिविल सेवा एसोसिएशन, तो इनके पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। अगर थोड़ा सा ये लोग एक झुकाव पॉलिटिकल साइड में हो जाता है तो इनको पूरी की पूरी मशीनरी मिल जाती है। इनको जो इन्होंने अपराध किया है या कार्य किए हैं, जो गलत कार्य किए हैं, उनको उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो यह है क्या कि इन पर कभी दोष सिद्ध नहीं होता और इनको कभी दंड मिलता नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है सिविल सेवकों के समक्ष। ठीक है। और क्या है कि उदासीनता, यह कार्यों के प्रति उदासीन भी रहते हैं कि जैसे जो इनको दायित्व दी जाते हैं या कार्य दी जाते हैं उनके प्रति कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं रखना है। हमें जो करना है वो करते रहेंगे, अपने कार्यों को करते रहेंगे। जो हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा हम उसको करेंगे, और वो गलत ऑर्डर हो या सही ऑर्डर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको नैतिकता के साथ में भी कार्य करना होता है। ठीक है। तो सिविल सेवकों जैसे जो अच्छे सिविल सेवक हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। और जो राजनीति और नौकरशाही का जो गठजोड़ हो गया है कि आप हमें बचाइए, हम आपको बचाएंगे, तो ये जो गठजोड़ है, आप भ्रष्टाचार करिए, हम भी भ्रष्टाचार करते हैं, आप पैसा खाइए, हम भी पैसा खाते हैं, आप उस संगठन से ऐसा करवाइए, हम भी अपना एक हित को पूरा करते हैं। तो ये जो गठजोड़ है राजनीति और नौकरशाही का, इस गठजोड़ भी बहुत ही ज़्यादा चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है सिविल सेवकों के समक्ष में। जो अच्छे सिविल सेवक हैं, ठीक है, सभी बुरे नहीं हैं, और सिविल सेवा में ये बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इनके लिए आप बता भी सकते हैं कि जो नैतिक चीज़ें हैं, ठीक है,
नैतिक मूल्य हैं उनके अनुसार कार्यों को निष्पादित करवाना, जो दंड संहिताएं हैं, जो आचरण नियमावली है, ठीक है, जो आचरण संहिता है उसको अच्छी तरीके से लागू करना, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से दंड के साथ में, और जो इनके साथ में केसेस होते हैं इनको सर्वोपरि सबसे पहले इनका केस आना चाहिए और इनको अगर कोई निष्पक्ष रूप से इनकी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आम आदमी के लिए अलग से कोई कानून और एक किसी सिविल सेवक के लिए, अधिकारी के लिए कोई अलग से कानून बनने चाहिए, ठीक है। और क्या है कि और जो हमारे यहाँ जो भी कानून बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार निवारक कानून, तो इनको अच्छी तरीके से क्रियान्वित करना, लागू कराना, ठीक है, और इन पर निगरानी रखना कि हाँ जो चीज़ या जो एक्ट लगाया जा रहा है सही से इसका परिणाम निकला है कि नहीं निकला, या किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें हस्तक्षेप हो गया है, ठीक है। तो अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना, अच्छे लोग जो हैं उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो दोस्तों यह 150 शब्द में आप लोगों को लिखना था, समझ चुके होंगे। और आप लोग जैसे कुछ आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, कुछ उपाय भी आपको बताने हैं, क्योंकि देखिए समस्या के बाद आपको उपाय बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको समस्याएं भी बतानी हैं, आप आधे में समस्याएं बताइए और आधे में आपको 50 वर्ड में आप कम से कम एटलीस्ट 50 वर्ड में आप लोग उपाय बताइए इसको, ठीक है। तो उपाय बताने के बाद और अच्छे से प्रश्न को लिखिए। कुछ पॉइंट्स अगर आपने भी कहीं से पढ़े हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अपने उत्तर को लिखिए और बेहतरीन उत्तर को लिखने के बाद आप लोग, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद मैं आप लोगों को पीएसएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर मैं आप लोगों को सभी के सभी उत्तर सेंड कर देता हूँ। तो वहाँ से दूसरों के उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग दोस्तों करते रहिए। आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आंसर राइटिंग डेली करते रहिए। कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखिए कि जैसे जो आप पेन यूज़ करते हैं उसका खास ख्याल रखें कि आपको पेन जो होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो पेपर हो, वाइट पेपर, A4 साइज़ का प्लेन पेपर होना चाहिए, उस पर आपको लिखना है। और जो आपकी स्केल होती है, दोनों साइड में एक स्केल का जो भाग होता है, एक एक स्केल आपको जगह लाइन खींचनी है, बीच के पोर्शन में आप लोगों को प्रश्न लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से जितनी प्रैक्टिस करनी है आप लोग यहीं कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको चीज़ें लिखनी ही होंगी, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से लिखिए और लिखने के बाद आप लोग मेरे पास में अपने उत्तरों को भेजिए, ठीक है। और जो लोग भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग GS और डिफेंस ऑप्शनल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।